वैक्सीन्स फॉर एमपॉक्स। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला है एमपॉक्स का। और इसी आउटब्रेक को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने अपना पहला वैक्सीन का बैच डीआरसी में भेज दिया है। नाउ ये एमपॉक्स धीरे धीरे ग्लोबल का इतना बड़ा कंसर्न क्यों बनता जा रहा है? इसका जो कंसर्न का सबसे बड़ा कारण है वो है इसका स्प्रेडिंग रेट। ये बहुत ही अलार्मिंग स्प्रेडिंग रेट के साथ पूरे ग्लोब में फैल रहा है। उसका एपी सेंटर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और भी जो अन्य अफ्रीकन कंट्रीज है वहां भी ये काफी तेजी से फैल रहा है। अगर इसके मोर्टेलिटी रेट या इसके फर्टिलिटी रेट की हम बात करें तो वो कुछ इतना ज्यादा नहीं है। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट, अगर टाइम पे वैक्सीन हमें मिल जाती है तो डेथ के रिस्क बहुत ज्यादा कम है। इसके वेरिएंट्स की अगर बात करें, जो हम आगे भी बात करेंगे, पर इसके यूजली दो वेरिएंट है, दैट इज क्लैड 1 एंड क्लैड 2। और जो अफ्रीकन कंट्री में क्लैड 1 फिलहाल प्रोमिनेंट है। क्लैड 1 जो है बहुत, उसका मोर्टेलिटी रेट और इसका जो स्प्रेडिंग रेट है क्लैड 2 से कहीं गुना ज्यादा। इसकी वैक्सीन की अगर हम बात करें, देखिए एम पॉक्स की कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है। जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन है वही दी जाती है एम पॉक्स के पेशेंट्स को। नाउ स्मॉल पॉक्स की इस वैक्सीन में वेसिनिया नाम का एक वायरस, उसका एक वीकेंड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। और ह्यूमन बॉडी जो है उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करती है, जो इन फ्यूचर अगर आपकी बॉडी में वायरस आता है तो उससे फाइट करने में मदद करती है। नाउ ये जनरल फंक्शनिंग होती है वैक्सीन की अगेंस्ट वायरसेस। नाउ ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो बैच भेजा गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसमें जो वैक्सीन इस्तेमाल की गई है वो है मॉडिफाइड वेसिनिया अंकारा, यानी एमवीए, जो बनाई गई है बेवेरियन नॉर्डिक, जो एक डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, उनके द्वारा। नाउ देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है इतनी डिटेल की क्लैड 1 एंड क्लैड 2 वेरिएंट्स, वैक्सीन का नाम क्या है, कौन सी बेस्ड कंपनी है। प्रीलिम्स में इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाता। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो या तो वायरस का एक बेसिक एनाटॉमी या कैसे वो ट्रांसमिट होता है, उनके वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वायरसेस के वेक्टर्स, कौन उन्हें कैरी करता है, कौन उन्हें आगे ट्रांसमिट करता है। उसमें इंसेक्ट शामिल है, उसमें रोडेंट्स शामिल होते हैं, उसमें कैटल्स शामिल होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन जो है कंटेजियस है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं। तो या तो ये आ सकता है, या तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बन चुका है करंट सिनेरियो में। पिछले 2 साल में बैक टू बैक 3 क्वेश्चन कॉन्गो पे आ चुके हैं। तो ये टॉपिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम लास्ट में कवर करेंगे। कॉन्गो कॉन्गो बेसिन जो है उसकी ज्योग्राफी। ना आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैप है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। ये मैप है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, और ये है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बिल्कुल सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है ये। इसके नॉर्थ में कार है, इसके नॉर्थ में साउथ सुडान है, इसके वेस्ट में गबान है। और ये बाकी कंट्रीज जो आप शेडेड कंट्रीज देख रहे हैं, नाइजीरिया हो गया, कार हो गया, साउथ सुडान हो गया, और सुडान में भी काफी बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला है एमपॉक्स। तो हम थोड़ा सा एमपॉक्स वायरस के बारे में जान लेते हैं। ये पॉक्सीवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। स्मॉल पॉक्स वायरस भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। दैट्स वाई स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो असरदार है एमपॉक्स में भी। अगर इसके जेनेटिक मटेरियल, ये यहाँ पर इसका फोटो है एमपॉक्स का, इसका जेनेटिक मटेरियल आप देखेंगे, ये जो येलो कलर का ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यही इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है। यानी ये एक एडिनो एडिनो वायरस है। और इसका बाहर आप इसकी आउटर कवरिंग देख सकते हैं, कैप्सिड इसका देख सकते हैं, और ये इसका इनर एनवेलप है। अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो यूजुअली इसके दो वेरिएंट्स पाए जाते हैं, क्लैड 1 एंड क्लैड 2। क्लैड 1 ज्यादा डेडलियर वेरिएंट है, इसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है और इसका स्प्रेडिंग रेट भी कई गुना ज्यादा है। क्लैड 1 में दो सब वेरिएंट्स आते हैं, दैट इज क्लैड 1A एंड क्लैड 1B। क्लैड 1A वेरिएंट यूजुअली जानवरों से इंसानों में फैलता है, और क्लैड 1B इंसानों से इंसानों में फैलता है। now अगर इसके ट्रांसमिशन की हम बात करें तो इसको रोडेंट्स ट्रांसमिट करते हैं, प्राइमेट्स यानी मंकीज वगैरह, रोडेंट्स में माउस, ये रैट्स, डायरेक्ट कांटेक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये फैलता है, और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी ये फैलता है। अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो फीवर है, हेडेक है, मसल में पेन्स, और एक कैरेक्टरिस्टिक रैश जो आप इस फोटो में देख सकते हैं। कुछ ऐसा हाल हो जाता है इंसान का अगर उसे एमपॉक्स वायरस लग जाए। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कॉन्गो बेसिन के बारे में। ये यहाँ पर है मैप कॉन्गो बेसिन का। ये
सेंट्रल वेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये है कॉन्गो नदी, और ये कॉन्गो नदी से जुड़ती हैं बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसी के नेटवर्क के अराउंड जितना भी एरिया है उसी को हम कहते हैं कॉन्गो बेसिन। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है। वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट भी इसी बेसिन में पाए जाते हैं। नौ अगर इसके हम नॉर्थ की बात करें तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है सहारा डेजर्ट के साथ। अगर हम इसके ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें सॉरी, तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है अटलांटिक ओशन के साथ। और अगर हम इसके वेस्ट की बात, इस ईस्ट की बात करें, तो ये अपना ये कनेक्ट होता है यहाँ के अफ्रीकन ग्रेट लेक्स के साथ, जिसमें आते हैं ग्रेट लेक टेंगनयिका, लेक कीवू, लेक एल्बर्ट, लेक एडविन, और भी बहुत सारे। अगर इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज की हम बात करें तो इसमें शामिल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैमरून, गैबन और इक्वेटोरियल गिना। वर्ल्ड के लार्जेस्ट पीटलैंड्स और कार्बन सिंक इस ही बेसिन में पाए जाते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन सिंक है कॉन्गो बेसिन। पिछले साल क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में, सॉरी इसी साल, इसी पे क्वेश्चन आया था, पीटलैंड्स पे। और इसी वजह से कॉन्गो बेसिन को लंग्स ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। नोट कर लीजिए, देखिए वायरसेस पे जो क्वेश्चन है वो जनरल ही आएगा अगर आएगा तो। और कॉन्गो बेसिन जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के लिए। इसके बारे में आप, मैंने जो बताया ये ओवरऑल व्यू है। अगर आप इसमें जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो याद रख लीजिए। आप इसमें ये जो पीटलैंड्स, इसके जो फॉरेस्ट एरिया, इसका क्लाइमेट जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बैक टू बैक 2 साल पूछा गया है, इस साल भी आ गया, तो हैरानगी की बात नहीं होगी। हम मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।